पैदा की है तो सहन करना भी सीखिए। इसका पेमेंट प्रिया खुद करेगी। अब खुश? ये सुनकर रमन ने राहत की सांस ली और चैन से बैठ गया। फुटकर 100 तरह के खर्च थे। शादी के चंद दिनों पहले वर के पिता बोले कि सिर्फ डीजे लाएंगे, अगर बैंड पार्टी करनी हो तो अपने खर्च पर करे। रमन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा। रूपा ने मुंह बना लिया, कैसा लगेगा बिना बैंड पार्टी के? जैसा भी लगे, हमें क्या, हमें शादी से मतलब है। प्रिया 7 फेरे ले ले तो मैं गंगा नहाऊं। रमन के कथन पर रूपा चिढ़ गई। चाहे तो अभी नहा लीजिए, लोक लाज भी कुछ चीज़ है। शादी शादी बारात आएगी तो कैसा लगेगा? जैसा भी लगे, मैं फूटी कौड़ी भी खर्च नहीं करने वाला। थोड़ा रुक कर, जब उन्हें कोई एतराज़ नहीं तो हम क्यों बिना वजह टांग अड़ाएं? मुझे एतराज़ है, रूपा बोली। तो लगाओ अपनी जेब से रुपए। रमन खींचे। मेरे पास रुपए होते तो मैं क्या आपका मुंह जोती? रूपा रुआसी हो गई। तभी रमेश आया। दोनों का वार्तालाप उसके कानों में पड़ा। दीदी, तुम बिना वजह परेशान होती हो, बाजे का मैं इंतजाम कर देता हूँ। रूपा ने जहाँ आंसू पोछे वही रमन के रुख पर वह लज्जित हुई। रमन को अब भी आशंका थी कि लड़के वाले ऐन मौके पर कुछ और डिमांड ना कर बैठे। सच धज कर प्रिया बहुत ही सुंदर दिख रही थी। रमन और रूपा की आंखें भर आई। भला किस पिता को अपनी बेटी से लगाव नहीं रहेगा? रमन को आज इस बात की कसक थी कि काश उसकी अच्छी कमाई होती तो निश्चय ही प्रिया की बेहतर परवरिश करता। रात भर शादी का कार्यक्रम चलता रहा। भोर होते ही प्रिया की विदाई होने लगी तो सभी की आंखें नम थी। प्रिया का रो रो कर बुरा हाल था। सिसकियों के बीच बोली, मम्मी पापा मैं चली जाऊंगी तो आप लोगों का ख्याल कौन रखेगा? उसकी चिंता मत करो बेटी, रूपा नाक पोंछते हुए बोली। अपनी बड़ी मौसी की तरफ मुखातिब होकर प्रिया भर्राए कंठ से बोली, मौसी इनका ख्याल रखना, इनका मेरे सिवाय है ही कौन? ऐसा नहीं कहते, हम लोग भरसक इनकी देखभाल करेंगे। मौसी प्रिया के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, मम्मी को अक्सर गर्मी में डिहाइड्रेशन हो जाता है, आप ख्याल करके दवा का इंतज़ाम कर दीजिएगा ताकि रात बिरात माँ की हालत बिगड़े तो संभाला जा सके। तू उसकी फिक्र मत कर, मैं अक्सर आती जाती रहूँगी। रूपा इस कदर रोई कि उसकी हालत बिगड़ गई। 1 हफ्ता बिस्तर पर थी। रमन का भी मन नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो उसके शरीर का कोई हिस्सा उनसे अलग हो गया हो। हालांकि प्रिया 2 साल से बाहर नौकरी कर रही थी, लेकिन तब तक एहसास था कि वह रमन के परिवार का हिस्सा थी। अब तो हमेशा के लिए दूसरे परिवार का हिस्सा बन गई। उन्हीं के तय तरीकों से जीना होगा उसे। रूपा की तबीयत संभली तो प्रिया को फ़ोन किया। हेलो बेटी, कैसी हो? मम्मी, प्रिया का गला भराया। ठीक हूँ, अपना ख्याल रखना। अब रखने का क्या औचित्य? बेटा बहू होते तो जीने का बहाना होता। रूपा का कंठ भीग गया। मम्मी, प्रिया ने डांटा, आइंदा इस तरह की बातें की तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी। उसने बातचीत का विषय बदला। जयपुर जा रही हूँ। प्रिया के स्वर से खुशी स्पष्ट थी। यह तुम लोगों ने अच्छा सोचा, यही उम्र है घूमने फिरने की, बाद में कहाँ मौका मिलता है, घर गृहस्थी में रम जाओगी। प्रिया ने फ़ोन रख दिया। रमन ने सुना तो खुश हो गए। यहाँ भी रूपा ताना मारने से बाज ना आई। एक हमारी शादी हुई, बहुत हुआ तो आपने रिक्शे पर बिठाकर किसी हाट बाजार के दर्शन करा दिए। हो गया हनीमून। बुढ़ापे में तुम्हें हनीमून सूझ रहा है? मैं जवानी की बात कर रही हूँ। शादी के पहले दिन आप रुपए का रोना लेकर बैठ गए। आज 30 साल बाद भी रोना गया नहीं। कम से कम प्रिया का पति इतना तो समझदार है कि अपनी बीवी को जयपुर घुमाने ले जा रहा है। सारी दुनिया बनारस घूमने आती है और तुम्हें जयपुर की पड़ी है। रमन ने अपनी खींच मिटाई। आपसे तो बहस करना ही बेकार है। नई नई शादी की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, उन्हें क्या बुढ़ापे में पूरी करेंगे? अब ऊपर जाकर पूरी करना, कहकर रमन अपने काम में लग गए। 3 साल गुजर गए। इस बीच प्रिया एक बेटे की माँ बन गई। ससुराल वाले ननिहाल का मुख देखने लगे। रूपा ने अपने हाथों की एक जोड़ी चूड़ी बेचकर अपने नाती के लिए सोने की पतली सी चैन, कपड़े और फल और मिठाइयों का प्रबंध किया। रमन की हालत ऐसी नहीं थी कि वे इस सामान को ले जा सके। वजह, उन्हें माइनर हार्ट का दौरा पड़ा था। चूँकि घर में और कोई नहीं था सो वे ही किसी तरह इलाहाबाद गए। लौटकर आए तो तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। दूसरे दिन कचहरी नहीं जाना चाहते थे मगर गए। ना जाने का मतलब अपना नुकसान। एक दिन रूपा से कहने लगे, मेरा मन कचहरी जाने का नहीं करता। लोग कहते हैं कि वकील कभी रिटायर नहीं होता। क्यों नहीं होता? वह क्या हाड़ मांस का नहीं बना होता? शरीर उसका भी कमज़ोर होता है। ये क्यों नहीं कहते कि वकील रोज़ कचहरी नहीं जाएगा तो खाएगा क्या? रूपा को रमन व खुद पर तरस आ गया। सरकारी
नौकरी में लोग बड़े आराम से अच्छी तनख्वाह लेते हैं, उसके बाद आजन्म पेंशन का लुत्फ उठाकर जिंदगी का सुख भोगते हैं। यहाँ तो ना जवानी का सुख लिया, ना ही बुढ़ापे का। मरते दम तक कोलू के बैल की तरह जुटो। काले कोट की लाश ढांपने में ही जीवन का अभाव में गुजर जाता है। एक रात रमन के सीने में दर्द उभरा। रूपा घबरा गई। पास पड़ोस के लोगों को बुलाया, मगर कोई नहीं आया। भाई को फ़ोन लगाया और भागा भागा आया। उन्हें पास के निजी अस्पताल में ले जाया गया। वहाँ डॉक्टरों ने कुछ दवाएं दी। रमन की हालत सुधर गई। अगले दिन डॉक्टर ने रूपा से कहा कि वे इन्हें तत्काल दिल्ली ले जाए। रूपा के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई। डॉक्टर बोले, इनके तीनों वॉल्व जाम हो चुके हैं। अति शीघ्र बाईपास सर्जरी ना की गई तो जान जा सकती है। रूपा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। बाईपास सर्जरी का मतलब 3-4 लाख रुपए का खर्चा। एकाएक इतना रुपया आएगा कहाँ से? ले देकर 1-1.5 लाख रुपया होगा। इतने गहने भी नहीं बचे थे कि उन्हें बेचकर रमन की जान बचाई जा सके। मकान बेचने का ख्याल आया तो तत्काल संभव नहीं था। ऐसे समय रूपा अपने आप को नितांत अकेला महसूस करने लगी। उसके मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे। अगर रमन को कुछ हो गया तब? वो भय से सिहर गई। अकेली जिंदगी किसके भरोसे काटेगी? क्या बेटी के पास जाकर रहेगी? लोग क्या कहेंगे? रूपा जितना सोचती दिल उतना ही बैठता। उसकी आंखों में आंसू आ गए। भाई रमेश की नज़र पड़ी तो वह उसके करीब आया। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। 1 लाख रुपए की मदद मैं कर दूंगा। रूपा को थोड़ी राहत मिली। तभी प्रिया का फ़ोन आया। मम्मी, रुपये की चिंता मत करना, मैं तुरंत बनारस पहुंच रही हूँ। रूपा की जान में जान आई। अपने आंसू पोंछे वो सोचने लगी कि अभी किसी तरह रमन की जान बचनी चाहिए। बाद में जब वे ठीक हो जाएंगे तब मकान बेचकर सबका कर्ज चुका देंगे। रमन को प्लेन से दिल्ली ले जाया गया, मगर इलाज से पूर्व ही रमन की सांसें थम गई। रूपा दहाड़ मार मार कर रोने लगी। बार बार यही रट लगाए हुए थी कि अब मैं किसके सहारे जीऊंगी। प्रिया ने किसी तरह उन्हें संभाला। 13वीं खत्म होने के 1 महीने तक प्रिया रूपा के पास ही रही। रमेश उसे अपने पास ले जाना चाहता था, जबकि प्रिया चाहती थी कि माँ उसके पास शेष जीवन गुजारे। सबसे बड़ी समस्या थी कि जीविकोपार्जन की। रमन के जाने के बाद आमदनी का स्रोत खत्म हो गया था। कचहरी से 50,000 रुपये मिले थे। 50,000 के आसपास बीमा के। कुछ वकीलों ने सहयोग किया। रूपा ने काफ़ी सोच विचार कर दोनों से कहा, मैं यहीं रह जाऊंगी। मैं यहीं रहकर छोटी मोटी दुकान कर लूँगी। अकेली जान दाल रोटी चल जाएगी। मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहती। कैसी बातें कर रही हो मम्मी? प्रिया नाराज़ हो गई। तुम्हारे बेटा नहीं है तो क्या बेटी तो है। मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। यहाँ रात बिरात आपकी तबीयत बिगड़ेगी तो कौन संभालेगा? मैं मर भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा? मेरी जिम्मेदारी तुम थी जिसे मैंने निभा लिया। जब तक अकेले रह पाना संभव होगा रहूंगी, उसके बाद तुम लोग तो हो ही। रूपा के इनकार से दोनों की निराशा हुई। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तुम्हारी रोजाना खबर लेता रहूँगा। तुम भी निसंकोच फ़ोन करती रहना। मोबाइल के रिचार्ज की चिंता मत करना, मैं समय समय पर पैसे डलवाता रहूँगा। रमेश बोला। सब चले गए। घर अकेला हो गया। तीनों कमरों में रूपा टहलती रही। एक रोज अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक खत मिला। खत को गौर से देखा तो लिखावट रमन की थी। वह पढ़ने लगी। प्रिय रूपा, अब मुझसे काम नहीं होता। बूढ़ा हो गया हूँ। रोजाना 10 किलोमीटर साइकिल चलाकर कचहरी जाना संभव नहीं। सोचता हूँ कि घर बैठ जाऊँ, पर घर खर्च कैसे चलेगा? इस सवाल से मेरी रूह कांप जाती। ब्लड प्रेशर और शुगर ने जीना मुहाल कर दिया है। सो अलग कभी कभी सोचता हूँ कि खुदकुशी कर लूँ। फिर तुम्हारा ख्याल आता है कि तुम अकेली कैसे रहोगी। क्यों ना हम दोनों एक साथ खुदकुशी कर ले? हो सकता है कि यह सब तुम्हें बचकाना लगे। जरा सोचो, कौन है जो हमारी देखभाल करेगा? एक बेटा भी तो नहीं है। क्या बेटी दामाद से सेवा करवाना उचित होगा? बेटी का तो चल जाएगा, मगर दामाद जी वे भला हमें क्यों रखना चाहेंगे? मैं तुम्हें कोई राय नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि हर आदमी को अपनी ज़िंदगी पर अधिकार है। हाँ, अगर मेरी करीब मौत आएगी तो मैं बचाव का प्रयास नहीं करूँगा। इसके लिए मुझे क्षमा करना। मैंने मकान तुम्हारे नाम कर दिया है। मकान बेचकर तुम इतनी रकम पा सकती हो कि शेष ज़िंदगी तुम बेटी दामाद की यहाँ आसानी से काट सको। तुम्हारा रमन। खत पढ़कर रूपा की आंखें भीग गई। तो क्या उन्हें अपनी मौत का भान था? ये सवाल रूपा के मस्तिष्क में कौंधा। रूपा ने अलमारी ठीक से खंगाली। उसमें उसे एक जांच रिपोर्ट मिली। निश्चय ही रिपोर्ट में उनके हार्ट के संबंध में जानकारी होगी। रिपोर्ट 6 माह पुरानी थी। इसका मतलब रमन को अपनी बीमारी की गंभीरता का पहले से ही पता था।
उन्होंने जानबूझकर इलाज नहीं करवाया। इलाज का मतलब लंबा खर्च, कहाँ से रुपया आएगा, कहाँ से इतना रुपया आएगा, यही सब सोचकर रमा ने रिपोर्ट को छिपा दिया था। रूपा गहरी वेदना में डूब गई। तो दोस्तों, ये छोटी सी पारिवारिक कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।